आज का जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम नीट पीजी की सीरीज़ में जो ग्लाइकोलाइसिस का इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसमें हमने अभी तक बना लिया कि पीएफ की ट्यूब क्या होता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या होता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज क्या होता है। अभी आज एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत बार नीट पीजी एग्ज़ाम में आ चुका है कि भाई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये तीनों फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करते हैं, एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करते हैं। वो तो समझ में आता है कि ग्लाइकोलाइसिस रिलीज़ होगा और जब चलेगा बॉडी में तो वो ग्लूकोज बनाएगा और उसमें से एनर्जी बनेगा। तो जो कम एनर्जी वाले कंपाउंड है जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, एएमपी हो गया और एडीपी हो गया, वो कम एनर्जी वाले कंपाउंड है तो वो तो उसे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की तो वो समझ में नहीं आता कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट उसे कैसे पॉजिटिवली उसे एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को कैसे एक्टिवेट करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में कैसे कम एनर्जी वाले कंपाउंड तो उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो समझने वाले हैं कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट उसे एक्टिवेट करता है। और एक एक्स्ट्रा टिप कि अगर कम एनर्जी वाले कंपाउंड उसे एक्टिवेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, तो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कौन करेगा? ऑब्वियसली एटीपी उसे इनहिबिट करेगा और दूसरा साइट्रेट इनहिबिट करेगा और तीसरा जो है लो पीएच क्यों इनहिबिट करेगा? क्योंकि वो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देता है। ठीक है, उस पर आगे वीडियो बने हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई लो एनर्जी वाले कंपाउंड तो उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हाई एनर्जी वाले कंपाउंड उसे लो एनर्जी वाले कंपाउंड तो उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो एक्स्ट्रा मोलिक्यूल बॉडी बना रहा है, स्पेशली क्यों बना रहा है वो पीएफ के जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करने के लिए। एक तो वो रेट लिमिटिंग एंजाइम है और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। तो उसके हेल्प के लिए बॉडी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कैसे बनता है? सबसे पहले हम नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं। अभी ये पर्ची को हटा दें। सबसे पहले हम नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस आप देखिए एकदम ब्रीफ में, खाली मॉलिक्यूल से बताऊंगा। ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज में 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से आप देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसमें से डीएचएपी बनता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसमें से आप देखिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उसमें से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और फिर पाइरुवेट। और फिर पाइरुवेट में से यहाँ पे ईटीसी एसिटाइल कोएंजाइम है और ईटीसी में जाके एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो नॉर्मल पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें यहाँ से ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा तो ग्लाइकोलाइसिस जब स्पीड में चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा फैट स्टेट होगा, खाने के बाद का स्टेट होगा, तो क्या करेगा? बॉडी के एक और स्टेप एक्स्ट्रा ले लेगा। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के साथ एक और स्टेप बॉडी एक्स्ट्रा ले लेगा और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के साथ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक नया मॉलिक्यूल बना लेगा। और वो नया मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो नया मॉलिक्यूल भी बन के वही प्रोसेस को प्रमोट करेगा। मतलब मीन्स और स्पीड में ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाएगा। वो किस एंजाइम की वजह से करेगा? PFK1 को स्टिमुलेट करके, और उसके अपोजिट में जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा। अपोजिट में कौन सा एंजाइम है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है, उसे वो इनहिबिट कर देगा। अब हम ये समझते हैं कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वो खुद कैसे एक्टिवेट होता है, और दूसरा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इंसुलिन की वजह से PFK1 को कैसे एक्टिवेट करता है। तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या है कि एक एंजाइम है या मॉलिक्यूल है। उसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो हमें चाहिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 2। उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो है PFK2। तो PFK2 को कौन एक्टिवेट करेगा? PFK2 को हार्मोन एक्टिवेट करेगा। कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करेगा? इंसुलिन। अब इंसुलिन मोस्टली जो है एनाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनली रोल में कैटाबॉलिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब ये हार्मोन और एंजाइम के लिंक के लिए आपको 4-5 चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक, इंसुलिन क्या करेगा? प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा।
इंसुलिन प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा। प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या है? EC नंबर 3 मीन्स हाइड्रोलेज का एंजाइम है। और वो हाइड्रोलेज का एंजाइम अगर एक्टिवेट होगा तो हाइड्रोलेज का एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो पानी लेगा और बॉन्ड को जो है ब्रेक करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन फॉस्फेटेज बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? तो प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या करेगा कि सेरिन 32 जो एमाइनो एसिड है PFK2 का, उसमें से वहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और PFK2 में से फॉस्फेट को हटा देगा। जैसे ही PFK2 में से फॉस्फेट हट जाएगा तो PFK2 डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा और डीफॉस्फोराइलेटेड होने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा एज ए ट्रांसफरेज। मतलब आप यहाँ समझिए कि इंसुलिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ दूसरे हाइड्रोलेज एक प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम और उसकी मदद ले रहा है। एक बीच में एक और एंजाइम लग रहा है और वो एंजाइम क्या कर रहा है कि जो हमारे ये एंजाइम है उसे वो डीफॉस्फोराइलेटेड करके, डीफॉस्फोराइलेटेड कैसा करेगा? सेरिन 32 जो एमाइनो एसिड का रेसिड्यू है उसमें से फॉस्फेट हटा के उसे डीफॉस्फोराइलेटेड करके उसे एक्टिव करेगा। अब ये एक्टिव होगा तो कैसे एक्टिव होगा? वो एज अ काइनेज एक्टिवेट होगा और काइनेज एक्टिवेज होगा। काइनेज का काम क्या है? ट्रांसफर का काम है। तो वो ट्रांसफर करेगा। तो क्या ट्रांसफर करेगा? तो वो ट्रांसफर करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जब बनेगा तो वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनने के बाद वापस PFK1 को, जो PFK2 से बना, वो PFK1 को एक्टिवेट कर देगा और ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ेगा और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट साइमल्टेनियसली वही टाइम पे जब वो PFK1 को एक्टिवेट कर रहा होगा तो वो वही टाइम पे आके फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनिबिट करेगा। मीन्स जो इसका अपोजिट रिएक्शन है उसको वो इनिबिट कर देगा। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करेगा। अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हमको अगर ग्लूकागोन अगर हम फास्टिंग स्टेट में है तो क्या होगा, हम वो देख लेते हैं। ये हमारा एनाबोलिक स्टेट मीन्स फेड स्टेट हमें समझ में आ गया कि भाई फेड स्टेट में रिवीजन कर लेते हैं कि इंसुलिन खाने के बाद फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को, इंसुलिन खाने के बाद क्या करेगा? प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन फॉस्फेटेज हाइड्रोलेज एंजाइम है, वो डीफॉस्फोराइलेटेड करेगा किसको? PFK2 को। और PFK2 डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव हो जाएगा एज ए ट्रांसफरेज और ये ट्रांसफर कर देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेट करेगा PFK1 को और इनएक्टिवेट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को। ये हो गया इंसुलिन की मगजमारी। अब हम अगर फास्टिंग स्टेट में आते हैं तो इंसुलिन की जगह पे ग्लूकागोन होगा और ग्लूकागोन क्या करेगा? ATP पी जाएगा। ATP में से साइक्लिक AMP बनेगा और ये देख लीजिए अब साइक्लिक AMP। अब साइक्लिक AMP जब एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। मीन्स यहाँ पे दो एंजाइम बीच में हो रहे थे। यहाँ पे एक प्रोटीन फॉस्फेटेज एक ही एंजाइम है, यहाँ पे दो एंजाइम है, साइक्लिक AMP और प्रोटीन काइनेज ए। फिर प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? एक्टिव होगा ट्रांसफरेज की तरह। साइक्लिक AMP का जो एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज वो एक्टिव होगा लाइज की तरह। वो लाइज की तरह एक्टिव होगा तो उसको ना हाइड्रोजन की ज़रूरत है ना ATP की ज़रूरत है। वो सीधा जो है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा एज ए ट्रांसफरेज और वो क्या करेगा? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना डालेगा। मीन्स फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को ही खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा? ग्लूकागोन। अब जब अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जैसे प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हुआ और वो ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा? वो करेगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज जो एंजाइम है उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब ये फॉस्फोराइलेटेड हुआ मीन्स फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव हो गया। अब ये एंजाइम एक्टिव होने के बाद एज ए हाइड्रोलेज काम करेगा और वो एज ए हाइड्रोलेज काम करके वो क्या करेगा? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना डालेगा। मीन्स फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट ही गया। तो अब अगर फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट है ही नहीं तो ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट कहाँ से होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट कहाँ से होगा?
तो विद इन 2 लाइन्स हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि इंसुलिन एक्टिवेट होगा। इंसुलिन दूसरा, पहले हम आ जाते हैं एनाबॉलिक स्टेट में। एनाबॉलिक स्टेट में होगा इंसुलिन एक्टिवेट होगा। इंसुलिन प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन फॉस्फेटेज एज EC3 एक्टिवेट होगा। तो वो कहाँ का बॉन्ड तोड़ेगा? वो PFK2 का बॉन्ड तोड़ेगा। PFK2 का बॉन्ड में से तोड़ के उसमें से फॉस्फेट हटाएगा, तो वो फॉस्फेट हटने की वजह से PFK2 डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा और PFK2 एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर PFK2 क्या करेगा? PFK2 ट्रांसफरेज है तो वो ट्रांसफर करेगा। किसका ट्रांसफर करेगा? फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट को बना डालेगा। मीन्स फॉस्फेट का ट्रांसफर 6 पे तो फॉस्फेट था ही, 2,6 पे एक दूसरा फॉस्फेट, 2 नंबर पे दूसरा फॉस्फेट ऐड हो जाएगा और वही फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट आगे जाके PFK1 को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। ये हो गया एनाबॉलिक स्टेट का रिवीजन। अब कैटाबॉलिक स्टेट का रिवीजन में क्या होगा? ग्लूकागोन आएगा। ग्लूकागोन क्या करेगा? ATP की मदद लेगा। ATP क्या करेगा? जो है साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज की हेल्प लेगा और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा एज अ EC नंबर 4, मीन्स एज अ लाइज एक्टिवेट होगा। और लाइज होगा तो ना उसको ATP की ज़रूरत है ना पानी की ज़रूरत है, वो ATP में से बना देगा साइक्लिक AMP। और साइक्लिक AMP किसकी मदद लेगा? वो प्रोटीन काइनेज A की मदद लेगा। वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा? फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम, जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ने वाला है, उसको एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? फॉस्फोराइलेट करके। तो ये फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम एक्टिव होगा और एक्टिव कैसे होगा? प्रोटीन काइनेज A एज अ ट्रांसफरेज एक्टिव हुआ था, ये एक्टिव होगा एज अ हाइड्रोलेज और हाइड्रोलेज होके वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से वो फ्रुक्टोज, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। मीन्स अपना जो ये एक्टिवेटर का मॉलिक्यूल है वो ख़त्म। और इसको ख़त्म होते ही ग्लाइकोलाइसिस जो एक्टिवेट हो रहा था, जो ग्लाइकोलाइसिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था, वो रुक जाएगा और आदमी जो भूखे पेट में होगा तो ये आगे एनर्जी की तरफ नहीं बन के ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ आगे बढ़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट ही नहीं होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट नहीं होगा तो ग्लूकोज बनेगा और भूखे आदमी को अंदर से बॉडी ग्लूकोज बनाने देगा। ओके, थैंक यू।